नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। जिस तरीके से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार किया गया, ये विवाद हनुमान चालीसा से शुरू हुआ, लाउड स्पीकर से शुरू हुआ और अब कहीं न कहीं महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी हलचल काफी तेज है, वार पलटवार का दौर चल रहा है। इस बीच बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी की गई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने साफ तौर पर यह कहा है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस का बयान भी साफ नहीं आया कि दरअसल महाराष्ट्र की जनता ये चाहती है कि राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लगे। हालांकि बीजेपी इसके लिए अनुरोध नहीं करेगी, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में किरीट सोमैया ने अब केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करके उद्धव ठाकरे सरकार की शिकायत की है, उसके बाद अब लगातार शिवसेना से लेकर एनसीपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एनसीपी चीफ शरद पवार ने दरअसल बीजेपी पर कहीं न कहीं निशाना साधा है और जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है, उसको लेकर शरद पवार ने ये कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी हमेशा से ही दी जाती है, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है। अगर आगे चुनाव वाले हालात बनते हैं तो हाल ही में हुए कोल्हापुर उपचुनाव जैसे नतीजे देखने को मिलेंगे। ये दावा एनसीपी चीफ शरद पवार की ओर से कहा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, शरद पवार ने यह भी कहा है कि पावर आती है और जाती है, इसमें किसी भी तरह से बेचैन होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बेचैन हो रहे हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान दावा किया गया था कि हम दोबारा सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अब ये लोग बेचैन हैं, यानी साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा गया है। जिस तरीके से 2019 विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा जो सीटें जिस पार्टी के पास रही, यानी बीजेपी, जो शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद शिवसेना ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ये गठबंधन तोड़ दिया और एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके वो महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज हो गई, जिसको लेकर शरद पवार ने इस तरीके से बीजेपी को टारगेट किया है। लेकिन जिन कोल्हापुर चुनाव नतीजों की बात शरद पवार कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि कोल्हापुर में जो उपचुनाव हुआ है उसके जो नतीजे आए हैं वो दरअसल ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में एक बार फिर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की जो महाविकास आघाड़ी ये गठबंधन है, इसकी जीत होगी। तो आपको ये बता दें कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जिस तरीके से तीनों पार्टियों के बीच लगातार मतभेद जारी है, कांग्रेस पार्टी की नाराजगी हम कई मौकों पर देख चुके हैं, तो वहीं कोल्हापुर के नतीजे भी ये साबित कर चुके हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में कहीं न कहीं जनता साफ तौर पर नाराज है। भले ही कांग्रेस की जीत हुई हो, कांग्रेस का विधायक वहां चुना गया हो, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस ही शिवसेना को खत्म करने का काम कर रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से महाराष्ट्र में पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, सत्ता का गलत इस्तेमाल जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है, उसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो सियासत गरमाई हुई है उसकी शुरुआत लाउड स्पीकर से हुई। दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई तक उद्धव ठाकरे सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 3 मई तक अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया तो उसके बाद वो तमाम मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा बजाएंगे। हालांकि इसके बाद जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं दिलीप वालसे पाटिल, उनकी तरफ से जरूर थोड़ा फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि बगैर अनुमति के कोई लाउड स्पीकर नहीं बजा सकेगा, लेकिन अब लाउड स्पीकर से शुरू हुआ ये मामला अब हनुमान चालीसा पर पहुंच चुका है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को ये चेतावनी दी थी कि वो या तो हनुमान चालीसा का पाठ मातोश्री में करें, वरना वो उनके घर के बाहर आकर हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। और इसी पूरे मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया की गाड़ी पर हमला हुआ है, वो उस
हमले में जख्मी हुए। इसके बाद किरीट सोमैया लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर हैं। तमाम बीजेपी के नेता लगातार उद्धव ठाकरे सरकार की आलोचना करते हुए अब ये मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में हर रोज जिस तरीके से कानून व्यवस्था तार-तार हो रही है, जिस तरीके से मनमाने तरीके से एफआईआर दर्ज की जा रही है, बीजेपी नेताओं को फंसाने के लिए मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन पर एफआईआर अलग अलग मामलों में दर्ज की जा रही है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो रही है। और निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद कहीं न कहीं महाराष्ट्र में सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है, वार पलटवार का दौर जारी है। और यही वजह है कि इस तरीके से लगातार सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। फिलहाल शरद पवार ने जिस तरीके से ये बयान दिया है और ये कहा है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाने की धमकी हमेशा से ही दी जाती है, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है। तो ये बयान साफ तौर पर बताते हैं कि किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है। न सिर्फ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, बल्कि एनसीपी चीफ शरद पवार जैसे नेता भी कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सियासत इस बात को लेकर भी बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और साथ ही जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं नवाब मलिक, उन पर जिस तरीके से शिकंजा कसा गया है, केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अलग अलग मामलों में उनकी गिरफ्तारी की है। फिलहाल वो कई महीनों से जेल में बंद है। तो उसके बाद कहीं न कहीं एनसीपी जो प्रमुख हैं शरद पवार, उनकी बौखलाहट भी बढ़ी हुई है। आपको बता दें, अनिल देशमुख पर जहां 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की थी, उसके बाद से वो जेल में बंद है। तो वहीं जो नवाब मलिक हैं वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जो करीबी हैं, उनसे जमीन का सौदा उन्होंने किया था। उस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया। और यही वजह है कि इस तरीके की बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है। शरद पवार ने ये कहा है कि किसी को बेचैन होने की जरूरत नहीं है, पावर आती है और जाती है। यानी किस तरीके से पावर का गलत इस्तेमाल करना है, ये साफ तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार में कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी ने और खासतौर पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की तरफ से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही गई थी, इसके बाद से और ज्यादा मामला गरमाया हुआ है। शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि दरअसल जिस तरीके से बीजेपी डेलीगेशन ने केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की है, अगर कोई मामला है तो उसके संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और साथ ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मुलाकात होनी चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए। इस तरीके से केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करना क्या ठीक है, ये सवाल संजय राउत की ओर से किया गया है। लेकिन जिस तरीके से किरीट सोमैया के कमांडो को टारगेट किया गया है, उनके ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज की गई है, इस पर भी उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करके उन्हें जानकारी इस बारे में दी है। तो फिलहाल ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर महाराष्ट्र में इस तरीके से कहीं ना कहीं सियासी भूचाल एक तरीके से देखने को मिल रहा है। और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव भी होने हैं और बीएमसी के चुनाव में कहीं ना कहीं शिवसेना को अपनी हार भी दिखाई दे रही है। जिस तरीके से शिवसेना एक के बाद एक तमाम चुनाव हार रही है, नतीजे साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी है शिवसेना, लेकिन शिवसेना की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और यही वजह है कि इस तरीके से मुंबई पुलिस का दुरुपयोग करते हुए एफआईआर दर्ज की जा रही है और नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, जो नवनीत राणा जो कि सांसद हैं अमरावती से, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके पति रवि राणा की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन वहीं साफ तौर पर जो नवनीत राणा हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जेल में उनके साथ बदसलूकी की गई है और हम नहीं चाहते कि उन्हें फिर से अपमानित और गिरफ्तार किया जाए, कि उनके वकील ने भी कोर्ट में कहा है। तो कुल मिलाकर इस तरीके की तमाम चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि आखिर जो महाराष्ट्र में बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और जिस तरीके से कहीं न कहीं महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या एक्शन लेता है। लेकिन फिलहाल इस तरीके से वार पलटवार का दौर महाराष्ट्र में लगातार जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।